माई सेल्फ सेजल। तो स्वागत है आप सभी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में, उसके साथ ही शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल की बात करेंगे। उसके अलावा अगर अपने पास टाइम बचता है तो हम चले जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अपन साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ सेल, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्म की। ये जो माइकोप्लाज्म होता है ये होता है स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, धरती पर पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्म। जीव ये क्यों है? क्या इससे छोटा और कुछ नहीं होता? तो इससे छोटा वायरस होता है, लेकिन वायरस को अपन लिविंग नहीं मानते हैं। तो माइकोप्लाज्म की साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी साइज होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। उसके बाद आरबीसी जो कि होता है 7 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगर अपन नर्व सेल की बात करें तो ये होती है लॉन्गेस्ट सेल, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि आपके हेड से लगाकर टो तक इतनी लंबी भी नर्व सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो नर्व सेल जो हो जाएगी वो लॉन्गेस्ट सेल होगी। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रिच के एग की। तो एग जो है ना, उसमें बेसिकली एक ही न्यूक्लियस होता है, तो उसे अपन सिंगल सेल मानेंगे। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है ना वो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। जैसे कि आरबीसी जो होती है वो होती है राउंड एंड बाइकॉन्केव। राउंड कैसे? राउंड तो आप समझते ही होंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आरबीसी को अगर आप सामने से देखते हैं, एकदम सामने से, तो वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। लेकिन अगर आप आरबीसी को साइड से देखते हैं, उसको लेटा करके और साइड से देखेंगे ना, तो आरबीसी कुछ इस तरीके की दिखती है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दो कॉन्केव लेंस को अपन ने ऐसे रख दिया हो, एक तरफ एक दूसरे की तरफ ऐसे पीठ मोड़ करके बैठे हो? तो बिल्कुल वैसे ही दिखती है, उसे ही बोलते हैं बाइकॉन्केव। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वो ना इस अमीबा के शेप का होता है। अमीबा के शेप का, अमीबा तो हम कैसे भी बना देते हैं, तो एग्जैक्टली इसका भी जो शेप होता है ना वो इररेगुलर होता है, जस्ट लाइक अमीबा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल की। कॉलमनार एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, और इनके बॉटम में यहाँ पर उनका न्यूक्लियस लगा हुआ होता है। तो इसका शेप कैसा होगा? लॉन्ग एंड नैरो। लंबी तो आपको दिख रही है और नैरो भी तो दिख रही है, तो बस लॉन्ग एंड नैरो अगर लिखा हुआ है तो वो कौन हो जाएगी? कॉलमनार एपिथेलियल सेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग एंड नैरो यही है, और भी हो सकती है, लेकिन अपन को एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो तो लर्न करनी ही है। उसके बाद अगर अपन बात करें नर्व सेल की, तो सबको पता है कि नर्व सेल जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, यानी कि लॉन्ग एंड ब्रांच। उसके बाद अपन बात करें ट्रैकीड की। तो ट्रैकीड जो है, ये वाला ट्रैकीड जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये ना प्लांट सेल होती है, प्लांट में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना उसका पार्ट होता है ट्रैकीड। तो ट्रैकीड जो होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड लाइक, अगर आपने कभी अपनी मम्मी की बेलन खाई है ना तो आपको इलोंगेटेड वर्ड ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलोंगेटेड होता है बेलनाकार, यानी कि बेलन के शेप का, वही बेलन जिससे आपने अपनी मम्मी के हाथ से मार तो खाई ही होगी। फिर अपन बात करते हैं मीजोफिल सेल की। मीजोफिल सेल जो होती हैं वो होती है या तो राउंड या फिर ओवल, यानी कि हल्की सी पीयर शेप कह सकते हैं, ओवल शेप कह सकते हैं। ठीक है, तो मीजोफिल सेल होती है राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल क्या होती है? तो मीजोफिल सेल प्लांट सेल ही है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करती है। ओके, तो कल जब अपन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तब अपन एक बात और की थी कि बैक्टीरिया के पास होता है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप बोले तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होगी वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? तो ये होता है शुगर का पॉलीमर। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल वॉल है ना, इस सेल वॉल के आधार पर सेल को आप दो तरीके में बांट सकते हो। कौन कौन सा तरीका? तो वो हो सकता है ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव।
तो अब अपन देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की कहानी शुरू कहां से हुई थी। ओके, तो जो कॉलोनी आपको पर्पल दिखाई दे रही है वो ग्राम पॉजिटिव की है, और जो कॉलोनी आपको पिंक दिखाई दे रही है वो ग्राम नेगेटिव की हो जाएगी। अगर आपको पिंक कलर दिखता है तो वो ग्राम नेगेटिव है, और अगर आपको पिंक की जगह पर पर्पल कलर दिखता है तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल में, इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो देखने के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल कैसी दिखती है, या फिर कह सकते हैं कि उसका सेल एनवेलप कैसा दिखता है। सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन दिख रही है, क्या आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सारे लिविंग बींग्स की सेम होती है। ठीक है, लिपिड की बाई लेयर होती है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बैक्टीरिया में। तो अगर सेल वॉल की जो दीवार है, सेल वॉल की जो दीवार होती है ना, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही ज्यादा थिक होती है, बहुत ही ज्यादा थिक होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स एज इट इज है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डालती हूँ, तो क्रिस्टल वॉयलेट ग्लाइकोकैलिक्स को क्रॉस करता हुआ पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आकर के जमा हो जाता है कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये जमा हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर वापस से अल्कोहल या फिर एसीटोन डालती हूँ इसको वॉश करने के लिए, तो ये वॉश नहीं हो पाता है, क्योंकि ये यहाँ चला तो जाता है लेकिन इसको क्रॉस करके वो वापस बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, अल्कोहल जो है ना वो इस डाई तक पहुंच नहीं पाता है, तो उस वजह से जो है अपन को पर्पल कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है वो सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वॉल है इसके पास। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एज इट इज है, इसकी सेल वॉल जो है वो थिक है। इसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये लेस हार्मफुल होते हैं, लेस हार्मफुल हो गए। क्या मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ? तो हाँ, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस, अरे यार बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है। नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास भी ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके पास भी क्या है, सेल वॉल है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है वो दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है। पेप्टिडोग्लाइकन तो था ही, उसके ऊपर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की। अब लिपोपॉलीसैकेराइड क्या है, लिपो बोले तो लिपिड और पॉलीसैकेराइड बोले तो शुगर, यानी कि शुगर और लिपिड की एक एक्स्ट्रा लेयर है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ग्राम नेगेटिव के पास लिपिड कंटेंट जो है वो हाई है। ग्राम नेगेटिव के पास लिपिड कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद मैं बात करूँ तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन वाली लेयर होती है ना, ये वाली जो है वो पतली होती है, यानी कि थिन होती है। इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर कैसी होगी, थिन होगी। उसके बाद सेल वॉल एज इट इज है। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ आकर के फिक्स हो गया, क्योंकि मैंने फिक्सेंट भी डाला था। उसके बाद जब मैं इसमें अल्कोहल डालती हूँ तो ये इजीली अंदर चला जाता है, और इसको तो ये क्या करता है, इसके अंदर चला जाता है और इसको इजीली धो करके बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है ना वो काफी ज्यादा पतली सी है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि इसके पास लिपोपॉलीसैकेराइड की जो एक्स्ट्रा लेयर है, उसकी वजह से ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक जो होती है ना, जो जब अपन बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक क्या करती है, इन बैक्टीरियाज को मार देती है। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इन बैक्टीरिया के ऊपर उन एंटीबायोटिक का असर हो ही नहीं रहा है, तो हो गए ना ये मोर हार्मफुल। ये जो है ये आपके लिए मोर हार्मफुल है, क्योंकि इन भाई साहब के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसके अलावा सेल वॉल इसकी जो है वो थिन है। सेल वॉल जो है वो दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसैकेराइड। उसके अलावा इसका जो कलर है वो पिंक तो दिखता ही है, और इसका जो फेमस एग्जाम्पल है ना वो है ई कोलाई।
अगर आपने अब तक इसको पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, ई कोलाई तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ई कोलाई जो है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर आपके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है वो खत्म होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपन अब जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं साथ साथ में। ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है इसकी सेल वॉल थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ओके, और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी सेल वॉल दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है? लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि लिपिड और शुगर। शुगर तो समझ में आता है, क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव होगी वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करेगी, और ग्राम पॉजिटिव जो होगी वो एंटीबायोटिक से इतना ज्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो लेस हार्मफुल, पॉजिटिव जो है वो लेस हार्मफुल है, और ग्राम नेगेटिव जो है वो मोर हार्मफुल है। अगर मैं पूछूं कि ग्राम पॉजिटिव का मुझे कोई एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि बैसिलस एंथ्रासिस, जिससे कि एंथ्रेक्स डिजीज होती है। उसके बाद अपन जब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव की, तो इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, ई कोलाई। इसके अलावा विब्रियो कॉलेराई, जिससे कि कॉलेरा होता है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको शेप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बैसिलस। बैसिलस बोले तो रॉड शेप, बिल्कुल इस तरीके से रॉड शेप। अब इसका एग्जाम्पल तो अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था, कौन सा? बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, उसके बाद जब अपन बात करते हैं कोकस की, कोकस का मतलब होता है राउंड शेप। राउंड शेप, अब ये जो राउंड शेप होता है ना, अगेन ये या तो एक लाइन में जुड़े हुए रह सकते हैं, या फिर एक ये बंच की फॉर्म में जुड़े हुए रह सकते हैं, बिल्कुल अंगूर की तरह। ठीक है, अंगूर बोलो, मलबेरी बोलो। तो अगर ये ग्रुप में है ना, तो अपन इसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और अगर ये लाइन में जुड़े हुए हैं तो अपन इसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं विब्रियो की। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, कुछ इस तरीके से। अब विब्रियो का एग्जांपल अपन ने अभी अभी देखा था, विब्रियो कॉलेराई, जो कि कॉलेरा कॉज करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्पाइरिलम की। स्पाइरिलम कुछ इस तरीके का दिखता है, और एनसीईआरटी में इसके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर भी दिखाई, यानी कि फ्लैजिला या फिर हो सकता है सीलिया हो, लेकिन एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया कि शेप के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या हो जाएगी? बैसिलस यानी कि रॉड शेप, फिर आ जाएगा कोकस यानी कि राउंड शेप, उसके बाद में विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, और उसके बाद में स्पाइरिलम यानी कि सांप जैसी स्पाइरल। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। हो सकता है ये आधे घंटे का वीडियो बने या 20 मिनट का। आपको ये कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा? इससे एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने किसी को रिव्यू किया, या फिर आपको लगता है कि आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, मुझे सुधार सकते हैं, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ 10 व्यूज भी आएंगे ना, फिर मैं पढ़ाना कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि 10 लोग मुझसे सीखेंगे यार, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने अभी अभी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया है, तो आप मुझे रिव्यू देते रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं और मैं उसे कैसे सुधार सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इन लेक्चर्स की जरूरत है, जो 11th में है या 12th में है, तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और वेट फॉर लेक्चर 3।